मैंने एज अप्रेंटिस शुरू किया था 1970 में सुलेमान साहब के साथ। मैं 7वां 8वां असिस्टेंट था। 18 फिल्में असिस्ट की मैंने, और उसके बाद फिर मैं स्क्रिप्ट राइटर बना। 93 से लेके अब तक मैं डायरेक्टर हूँ, और ऑलमोस्ट 55 के करीब फिल्में डायरेक्ट की हैं मैंने। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान शुमाइला हुसैन, और आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि मुल्क की नामवर और मायानाज शख्सियात से मुलाकात करेंगे। उस सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज हम जिन शख्सियत से मिलने के लिए यहाँ आए हैं, उनका नाम जैसे ही मैं लूँगी आप हैरान रह जाएंगे और खुश भी होंगे मेरी ही तरह, जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ, खुश हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाली शख्सियत है माशाल्लाह से, लेकिन जो बात मैं एतराफ़ करना चाहूँगी कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अल्लाह की मेहरबानी कि आप जैसे लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत को डाला है। सर माशाल्लाह आपका काम, आपका मिजाज, फिर आपका नाम, मतलब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। जब हम ये किसी से कहें ना बचपन से, तो मुझे एक एक्टर याद है, उनसे जब मैंने कहा कि मैं बचपन से आपके ड्रामे देखती आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन आपकी ग्रेटनेस है, जब कोई कहता है कि सर हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आप इस बात को बड़े खुश होकर सुनते हैं। सर बहुत काम किया आपने, बहुत काम किया आप, मतलब जब हम गिनते हैं बैठ के कि 250 मूवीज़ आपने नहीं, लिखी। काम किया है, लेकिन बहुत काम अभी करना है इंशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी एनर्जी देख के और आपकी अभी जितने माशाल्लाह आप यंग लगते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले भी जब बात कर रहे थे, आपको चलते फिरते मैंने देखा, फिर आपका जो अज़म है इस फील्ड में मज़ीद काम करने का, फिर जो आपको मैंने यहाँ जो माहौल देखा है, मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी कहीं थक के रुकने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आपकी मूवीज़, आप सबसे पहले जो आपने काम शुरू किया लिखने से शुरू किया, या इससे पहले आप डायरेक्टर हुए? नहीं, दोनों नहीं थे। दोनों ही नहीं थे। मैंने एज अप्रेंटिस शुरू किया था 1970 में सुलेमान साहब के साथ। मैं 7वां 8वां असिस्टेंट था मैं उनका। उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एज असिस्टेंट। तो 5 साल मैंने उनको असिस्ट किया था। माशाल्लाह। 5 इयर्स, 18 फिल्में असिस्ट की मैंने, और उसके बाद फिर मैं स्क्रिप्ट राइटर बना। स्क्रिप्ट राइटर 76 में ठीक। पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल। 76 से लेके 92 तक कोई 250 के करीब फिल्म्स थी मेरी। उसके बाद मैं डायरेक्टर बना 93 से लेके अब तक मैं डायरेक्टर हूँ, और ऑलमोस्ट 55 के करीब फिल्में डायरेक्ट की हैं मैंने। सर फिर वही बात जब सुनते हैं तो कहते, पंजाबी में कहते हैं ना, कहते हैं मुंह पर जाता है। 250 मूवीज़ आपने लिखी, फिर अब तक जो है वो 50। लेकिन मैं बताऊँ आपको, आप तो कह रही हैं कि मुंह भर जाता है, मेरा दिल नहीं भरा अभी। तो क्या बात है, दिल नहीं भरा भी काम करने से। अल्लाह आपको ऐसे ही हिम्मत दिए रखे सर। वैसे भी हमें थोड़ी देर पहले भी हम प्रोग्राम से पहले भी जब डिस्कस कर रहे थे कि एक गैप आ चुका है। एक जो काम करने वाले लोग थे, जो मेहनती लोग थे, वो जैसे जैसे जा रहे हैं, उनकी जगह फिल करने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो सर इसकी क्या वजह है? पैशन नहीं रहा अब। हालांकि बड़ी कोशिशों के साथ हमने कॉलेज तक, यूनिवर्सिटीज़ तक हम फिल्म को ले गए, फिल्म पढ़ाई भी जाने लगी, स्टूडेंट आए भी, लेकिन 3-4 बैचेस निकल चुके हैं, अभी तक एक भी फिल्म मेकर नहीं आया। सर क्या वजह हो सकती है? पैशन नहीं, सिर्फ पैशन? कुछ बनने की चाहत वो नहीं है, नौकरी की चाहत है। डिग्री लेते हैं जी। और स्ट्रेट अवे जाके किसी प्रोडक्शन हाउस में या किसी चैनल्स हैं उनमें जाके जॉब कर लेते हैं। कुछ उनका घर से प्रेशर होता है, जिन्होंने इतना पैसा लगा के पढ़ाया। कुछ उनकी अपनी भी होती है, कभी मैं बस 4 साल पढ़ लिया, अब मैंने यही करना है। तो हम तो 5 साल सड़कों पे नंगे पाँव चलते रहे, स्टूडियो आते जाते रहे। पैशन था कि सीखना है, फिल्म मेकर बनना है जी। और फिर फिल्म मेकर नहीं बन पाए, राइटर बन गए। राइटर का करियर आप देखें 92 तक चला है मेरा, 76 से 92 तक, इतना लंबा। फिर जाके मैंने 93 में
पहली फिल्म डायरेक्ट की। अच्छा सर, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से कि वो इस फील्ड की तरफ प्रॉपर नहीं आते, कहीं उसकी वजह ये डिजिटल मीडिया तो नहीं है कि लोगों के पास मोबाइल है, बच्चों के पास, फिर टिकटॉक है, फिर यूट्यूब है, वो अपने आप को इस तरह से लॉन्च कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत ये मेहनत शॉर्ट करने कटर्स हैं सब। वो समझते हैं कि टिकटॉक बना लेना फिल्म मेकर बन जाना है। टिकटॉक पे आके अपने ऊपर पानी डाल के कोई वाहियात किस्म का कोई डांस जी, वो आइटम जैसे कर बच्चे देना, कर रही होती हैं लड़के तो लड़कियां, ये सब लड़की करें। सब नहीं। जो फिल्म स्टार है, जो एक्टर है, उसकी प्रेजेंस ही कुछ और होती है। सर वो उसकी खसूसियात क्या होंगी, मतलब जब आप ये कहते हैं कि फिल्म स्टार है या एक फिल्म एक्टर है, उसकी प्रेजेंस और है, तो वो 2 4 5 खूबियाँ कौन सी हो सकती हैं? देखिए, अगर पहली खूबी तो ये है कि अगर वो फिल्म स्टार या एक्टर जो भी है, उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी होगी। वो जहाँ बैठेगा लगेगा ये डिफरेंट आदमी है, इसमें कोई पावर है। और वो पावर क्या है? सेल्फ निगेशन, अपनी ज़ात की नफ़ी। जब वो अपने आप को माइनस करके कैरेक्टर में दाखिल होता है, तो वहाँ से उसका परफॉर्मेंस शुरू होती है। तो पहली खूबी तो ये होनी चाहिए कि उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी हो। दूसरा ये कि उसके अंदर पैशन हो कि मैंने अपने आप को मनवाना है। कैसे मनवाना है? कि जब मैं अपनी ज़ात को माइनस करके उस किरदार की ज़ात में दाखिल होऊंगा, तो मुझे बेशक नज़र ना आए, लेकिन लोगों को नज़र आना चाहिए कि मैं फ़लाना आदमी एक्टर नहीं हूँ, मैं वो किरदार हूँ। फिर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज, क्योंकि अभी तक तो हमने ये नहीं अबाउट देखा। सोसाइटी, अबाउट कैरेक्टराइजेशन। देखें, जब आप अपने ऊपर तारीख करते हैं तो आपके मुशाहिदात होने चाहिए आपके पास। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। फिर चौथी पांचवी बात, मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कि उस एक्टर को डायलॉग भी याद रखने हैं, वो जो डायरेक्टर ने मूव्स ब्लॉक की हैं वो भी याद रखनी है। फिर ये भी याद रखना है कि मैंने कहाँ से बैठना है, कहाँ से उठना है, कौन से डायलॉग से किस। तो ये सारी चीज़ें जब एक एक्टर में आती हैं तो वो एक बेहतरीन एक्टर बन जाता है। अच्छा सर, एक्टर तो समझ आती है, लेकिन अब आप खुद तो डायरेक्टर हैं माशाल्लाह। तो हम, मुझे याद है बचपन में जब हम खेला करते थे तो हम में से एक बच्चा ऐसा होता था कि जो अगले से कहता था मैं ये कहूँगा तुम ये कहोगे। तो वो शुरू से ही मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों में ये खसूसियत होती है वो सामने आना शुरू हो जाती है। और आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं और आपकी एकेडमी भी आपने शुरू की थी, तो क्या वहाँ भी इस तरह के स्टूडेंट्स आपके सामने नहीं आए कि जो डायरेक्टर बन सकें, जो अच्छे प्रोडक्शन की तरफ आ सकें, प्रोड्यूसर अच्छे हो सकें? नहीं, मैंने जितने भी मोस्टली स्टूडेंट्स देखे हैं उनका यही एम होता था कि वो डिग्री लें और जाके कहीं जॉब कर लें। हमारे यहाँ फ़िक्र मौश जो है ये भी आर्टिस्ट नहीं बनने देता। ये भी आपको फिल्म में एक्टर बनना है या अपने डायरेक्टर बनना है या राइटर बनना है, तो ये फ़िक्र मौश आपको नहीं, उसके लिए स्ट्रगल चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। मेन रीज़न ही है फ़िक्र मौश। अच्छा, आपको ये लगता है कि इस वजह से लोग अब, जैसे आपके ज़माने में लोग, जैसे आपने 5 साल सब्र किया, आपने काम किया, आपने काम सीखा, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो अब जब दौड़ क्यों लगी नहीं हुई है टाइम? मैं आपसे सवाल करता हूँ, टाइम ही तो है, यूटिलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन नहीं। आपके पास ज़िंदगी का जो कुछ बनने का वक्त जो है वो यही है, और इसी में अपने आप को संवारना है, बनाना है। और अगर आप कैजुअली अपने इस वक्त को गुजार देंगे तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। अच्छा सर, अब आते हैं आपकी मूवीज़ की तरफ, जो स्पेशली आपने डायरेक्टर होते हुए बनाई हैं। बहुत सारी मूवीज़ हैं, नाम गिनने लगे तो बहुत सारी हिट मूवीज़ हैं, ब्लॉकबस्टर हैं। किसी की स्टोरी बहुत आला थी, किसी की मेकिंग, किसी के सेट इतने आला थे कि मेरे जैसे बंदे के दिमाग से आज तक वो मूवीज़ नहीं जा सकी। स्पेशली चूड़ियाँ का जब जिक्र आता है, उसका म्यूज़िक, फिर उसके वो जो सेट्स थे, चूँकि उस वक्त तो थोड़े से अभी हम लड़कपन में, अभी नए नए हम बड़े हो रहे थे, तो वो जो एक वो शहरी बाबू वाला कॉन्सेप्ट था कि शहर से कोई एक कज़न आता है या कोई भाई आता है, तो गांव की लड़कियों का ये उनके साथ एक जो है वो एक रोमांस जुड़ा हुआ है कि वो तो पैंट शर्ट पहनता है और उसका बोलना चालना ऐसा होगा। वो बहुत खूबसूरती से एक तो वो आपने उसमें पेश किया।
दूसरा उस पे जो हैरान कुन बातें थी वो ये थी कि बड़े करैक्टर हमें ना अपनी ख़ानदानों में मैच करते हुए मिलते थे। फिर हम जब थे, मैं इसलिए ये शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि इसके बाद एक सवाल है, जब हम वो शेयर मतलब होते थे ना कि फ़लानी मामी ऐहो जी है, मामी बन चुड़ैल ना बन, तो हमारे भी ख़ानदान में कुछ ना कुछ ऐसे करैक्टर होते थे ना, कहते यार चूड़ियाँ वाली मामी है। अच्छा, फिर उसमें वो शफ़क़त सीमा जो हैं उनका भी कोई ना कोई करैक्टर नज़र आ जाता है फैमिली में। अच्छा, फिर बहरहाल हर लड़की अपने आप को साइमा जी की जगह रख के सोचती है जब हीरोइन की बारी आती है। लेकिन अब जो मूवीज़ बनती हैं, जो अब आपसे हटके जो लोग बना रहे हैं, उसमें इस तरह के पावरफुल करैक्टर्स नहीं होते उनके पास, क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कैरेक्टर्स पे कहानियाँ बनानी ही छोड़ दी हैं। आप ये देखें, हमारी पंजाबी फिल्में एक दो कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती रही हैं। एक बदमाश है, एक तवाइफ है, बदमाश लड़ रहा है, तवाइफ गा रही है, बस इसी के गिर्द घूमती रही। और अगर किसी ने बदलने की कोशिश की तो आवाम ने उसको देखा नहीं। देखिए, इतना अरसा ये फिल्में इसीलिए चली हैं कि वो देखी जाती थी, लोग पसंद करते थे, ऑडियंस थी उनकी। जी हाँ, ऑडियंस थी, इसलिए डायरेक्टर्स ऐसी फिल्में बनाते थे। लेकिन जब मैंने पंजाबी फिल्म बनाने का सोचा तो मैंने दिल से अहद किया कि मैं वो कैरेक्टर्स नहीं लूँगा जो आजकल चल रहे हैं, मुझे रिपीट करना हो अच्छा नहीं लगता किसी को भी, ना खुद को भी मैं नहीं करता हूँ रिपीट में जो फिल्म बना। तो मैंने अपने बचपन की यादों को इकट्ठा किया, जब हम गांव जाया करते थे, जब वो खाले, वो मिट्टी कट्टे हैं जी, वो टांगा, वो फ़कीर का आना, वो सब ये ख्वाब की मानिंद एक मेरे अंदर था। तो मैंने कहा मैं इनको यूटिलाइज़ करूँगा फिल्म बनाने में, तो मैंने किया उसको यूटिलाइज। तो फॉर्चुनेटली वो हर बंदे के दिल की और आँख की वो चाहत बन गया, वो तो फैंटेसी बन गया। मतलब वो तो जो कि लड़कियों ने वो फैशन बड़ा अपनाया, वो उन दिनों वो जो साइमा जी की कटिंग थी, ऐसे दरमियान से बालों को लट यूं किया आती हुआ, थी ऐसे करके, और वो गांव जाते थे तो हम देखते थे ना। तो अच्छा, फिर वो उन लड़कियों में फिर ये भी कि वो घर के काम करते हुए भी लहक लहक के चलना है, और वो गाने चले हुए हैं। मतलब मैंने तो वो यूँ समझे कि आपकी मूवीज़ को अपनी आंखों के सामने रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं होते हुए देखा है, वो करैक्टर्स भी देखे। लेकिन हाँ, एक बात है, थोड़ी लाइट है, लेकिन साइमा जी जैसा हसीन कोई नहीं देखा मैंने। अब कोई इतनी हसीन खातून है, और वो पंजाबी में से गोया कूड़ा करना हम कहते हैं, पंजाब आपको पता है एक इसकी एक टर्म है गोया कूड़ा कर दी कुड़ी एडी सोहनी किवें लगदी है, वो दसो सानू पहले। देखिए, एक तो इंसान खूबसूरत होता है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, साइमा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनके अतवार जो हैं, तौर तरीके हैं जीने के, बात करने के, वो उसको और हसीन कर देते हैं। यही फ़र्क होता है। हसीन आपको मिल जाएंगे लेकिन बात करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, मिजाज का उनका बुरा लगेगा, बैठना उठना बुरा लगेगा। लेकिन कुछ होते हैं, ब्लेस्ड लोग होते हैं लाइक साइमा, कि वो बात करते हुए भी अच्छी लगेगी, वो थापियाँ लगाते हुए भी अच्छी लगेगी। वो लगती हैं सीरियसली, मतलब वो ऐसे दुपट्टा जैसे वो करके बैठी हुई होती हैं, जैसे गांव में हमने देखा औरतों को। लेकिन वो जो मैंने जिन्हें देखा वो तो मतलब ना ही देखते। लेकिन अब जब साइमा जी को देखते हैं, वो थापियाँ लगा रही हैं, भाई इतनी खूबसूरत औरत है, थापियाँ लगा रही है, वो थापियाँ भी अच्छी लगने लगती हैं। आपने ना ये जो एक कल्चर है, इसको भी बड़ा एक खूबसूरत करके पेश किया। वो इसीलिए कि मेरा बचपन गांव में आते जाते गुजरा, मामू की तरफ चले गए, अपने गांव चले गए, उर्स पे चले गए, मज़ारों पे चले गए। तो एक रियलिटी थी जो बस गई दिल में, आँख में, दिमाग में, तो उसको रिप्रोड्यूस किया। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। जी। ये तो वो बातें हैं जो सभी करते हैं। आपने मुझे कहा था कि मैं बहुत मुश्किल सवाल करूंगी। सर, उसकी तरफ आने वाली हूँ मैं। तो आज ये तो सर, सब लोग अभी सब तो वो जानते बातें हैं जो मेरे दिल में थी, मैंने बतानी थी कि ये आपने किस तरीके से पेश किया ना, कि वो अभी तक हमें याद है। मैं आपको कंफर्ट लेवल दे रहा हूँ ताकि आप आए उधर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे मिलके वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरा ख्याल था इतना बड़ा आदमी है और कहाँ हमसे अच्छे अंदाज में बात करेंगे, मगरूर ही बहुत होंगे, लेकिन नहीं। मैं रास्ते में बल्कि अपने साथ वालों से पूछी थी, सही नूर साहब हैं, वो मगरूर आदमी है या अच्छे हैं मिजाज के?
तो पता चला था नहीं मिजाज के बहुत अच्छे हैं, तो मैं ज़रा रिलैक्स होगी कि इनसे मैं बात करने जा रही हूँ। अच्छा सर, फिर आपकी मूवीज़ पे बहरहाल, एक तो जो हम अभी तारीफ़ कर रहे थे, अब जो सख्त सवाल है उसकी तरफ मैं आ रही हूँ। आप कहते हैं कि बाकी लोगों ने एक ही जैसी मूवीज़ बनाई, वही करेक्टर्स हैं, सुल्ताना ही खड़े हुए हैं या कुछ इस तरह के और भी करेक्टर्स हैं, और हीरोइन नाच रही है और बस हीरोइन यही कुछ कर रही है। आपकी मूवीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि चूड़ियाँ के बाद आपकी बहुत सारी मूवीज़ होते होते कहीं ना कहीं घूम फिर के वो उसी मूवी का कहीं ना कहीं कोई उसमें परताव होता था। ये इस इल्ज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पहली बार ये इल्ज़ाम मेरे सामने आया है, मुझे तो मालूम नहीं। देखिए मैंने गिनवा देता हूँ, मैं एनालिसिस कर लेते हैं छोटा सा। चूड़ियाँ एक रोमांटिक फिल्म थी, एक सुतीली बेटी की कहानी थी, ठीक है, वो थी। दूसरी फिल्म मेहंदी वाले हाथ जी, जिसमें कुरान से शादी हो जाती है एक लड़की की, है जी, उसका एक था। ये कहाँ चूड़ियाँ में रिजेंबल करते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं करता। तीसरी फिल्म पे आ जाएं आप, मुजाजन पे आ जाएं। मुजाजन एक नाचने गाने वाली लड़की की कहानी है, एक सैयदजादे की कहानी है। बुल्ले शाह से इंस्पायर होकर मैंने वो किया, वो बनाया। तो जो मेरी नुमाया पंजाबी फिल्में हैं। उसके बाद आप वोटी लेके जाने आ जाएं, टोटल कॉमेडी फिल्म है। एक मरासी लड़का एक निकलता है घर से, लड़की कहाँ रिजेंबल करता है? ये इल्ज़ामात जो लगाते हैं, आपकी बुराई वो करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी नहीं कर सकते। जब राइटर था तो मैंने हर फिल्म, दूसरी फिल्म डिफरेंट लिखी, एक जैसी नहीं थी। अब आप मुझे सवाल का जवाब दें, कहाँ रिजेंबल कर रही है मेरी? तो सर मेरा अपना इस हवाले से ख्याल है कि लोग सेट्स और शायद करेक्टर्स, जो कि हमारे पास एक्टर कम है ना, तो हमें उन्हें ही रिपीट करना पड़ता है। इवन आपकी ये जो लेटेस्ट मूवी थी तेरे बाजरे दी राखी, उसमें भी जब देखते हैं कि साइमा जी हैं, साइमा जी के साथ हम शफकत चीमा साहब को भी देखते हैं, फिर 4-5 और भी जो करेक्टर्स हैं, वो सब वही हैं जो शायद पहले भी आपकी मूवीज़ में इसी तरह से, इसी से मिलते तो सब जुलते मूवीज़ करेक्टर्स में मौजूद थे। तो शायद इसलिए भी इल्ज़ाम लगा देते हैं उन लोग। नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा कभी, बल्कि एक दो बार कुछ लोगों ने कहा कि जी हर फिल्म में साइमा को ले लेते हैं, ये एक इल्ज़ाम मैंने सुना है। मैंने कहा हाँ मैं ले लेता हूँ, तो क्या मैं कोई फेवर करता हूँ साइमा की? अगर फेवर करता हूँ तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो रोल साइमा ने किए हैं, कौन सी आर्टिस्ट है जिसको सूट करते हैं, जो कर सकती है? शायद आपकी तरफ से जवाब हो ना हो, ये मेरी तरफ से भी एक जवाब है कि साइमा जी के बाद मतलब वो रेशम है, हमारे पास सना है, उनका अपना एक मुकाम है। देखें, मुकाम है। अपनी एक प्रेजेंस है। रेशम की हुई, मीरा की हुई, सना जी की रीमा की हुई, रीमा की भी। लेकिन फिर वही बात है, जब साइमा जी की बात आती है ना, तो उनके बाद मतलब ये मैं उनकी फ़ैन तो हूँ सो हूँ, लेकिन चूँकि मैं पाकिस्तानी सिनेमा के साथ जुड़ी भी रहती हूँ, बावजूद इसके कि हम ज़्यादातर हमसाया मुल्क की मूवीज़ देखते हैं या हम इंग्लिश मूवीज़ की तरफ जाते हैं। मैं पंजाबी मूवीज़ और उर्दू मूवीज़ पाकिस्तानी देखती हूँ शौक़ से। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि साइमा जी वाली ग्रेस, वो उठान, वो करैक्टर में डूब के बिल्कुल करैक्टर के साथ बह जाना, ये नहीं है। ये अब वाली बच्चियाँ ही हैं जो बाद में आई हैं। एक तो उन एक्टर्स में वो रिफाइंड नहीं है। ये पता नहीं हो सकता है कल कल को मुझ पर उठ के केस भी कर दे कि ये कुड़ी कित्थों आई है तो की गल्लां कर रही है, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? मैं इत्तेफाक करूँगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो डिफरेंट क्यों है। हाँ, ये सवाल, ये तो फिर आप बताएं ना, आप डायरेक्टर हैं और वो डिफरेंट क्यों, उसकी परफॉर्मेंस में इतनी डेप्थ क्यों है, वो अच्छी क्यों लगती है ऐसा परफॉर्मेंस करते हुए? उसका एक रीज़न है जो मुझे साइमा से पता चला, बाकी मैंने खुद सोचा। जब जो उसका बचपन है वो गांव के मिट्टी कटे जिनको हम बोलते हैं उसमें गुजरा है, कसम पुरसी में गुजरा है, घरों में काम करते हुए गुजरा है, खेतों में काम करते हुए गुजरा। छोटी छोटी बच्चियां वो काम करती थी, तो उससे मुझे पता चली है, कुछ मैंने सोचा है और देखा है। उसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और फीलिंग्स का नाम ही परफॉर्मेंस है। जब इजहार आप करते हैं तो मुझे वो बताती है कि हम पठान फैमिली और गांव में हम रहते थे, बहुत गरीब थे, छोटी छोटी बहनें, हम खेतों में जाके छोटे छोटे काम करती थी, घरों में काम करती थी, कुरान पढ़ने जाती थी, वहाँ से वापस आती थी, घर में माँ चूल्हे पे लगा देती थी,
खुद भी वो करती थी। तो ये सारा वो प्रैक्टिकली उसकी ज़िंदगी में गुजरा है, तो इसलिए उसके अंदर फीलिंग्स हैं। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो आसूदा ज़िंदगी में पैदा होते हैं, आसूदा ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके अंदर वो फीलिंग्स आ ही नहीं सकती, उनके आंखों में वो तस्वीर ही नहीं है, उनके दिल में वो दर्द ही नहीं है, उनकी आंखों में वो आंसू ही नहीं है जो बहाए हैं, तो वो उस लेवल पे नहीं आ सकते आर्टिस्ट के। सायमा शी इज़ ब्लेस्ड लेडी कि अल्लाह ताला ने उनको एक प्रोसेस से गुजारा है, गुजार के उनको एक। अच्छा, फिर वो जो ग्रेस है, मतलब वो भी माशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सायमा जी की तारीफ़ें करने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन सच है ऐसा, सच में ऐसा वो है। बताती है कि हमें बूरियाँ कहते थे गांव वाले ना, बूरियाँ लड़कियाँ, कक्के बाल, मिट्टी में अटे हुए है और गोरी गोरी वो लगा हुआ, कीचड़ लगा हुआ, वो पाथियाँ लगा के आई हैं, तो वो लगा हुआ, गोबर लगा हुआ। तो ये ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में सब आया है, उसने सीखा है उसे करके। तो एक्टर वो है जो रिप्रोड्यूस करता है। अगर दिलीप कुमार साहब को कहा गया, वो उनका इंटरव्यू में है कि मुझे जब अंधा बनने के लिए कहा गया तो मैं सोचूं मैं क्या करूं, तो मुझे उस वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर महबूब साहब, उन्होंने कहा कि वहाँ रेलवे स्टेशन के वो सीढ़ियों के नीचे एक अंधा बैठता है, उसको जाके वॉच करो। तो दिलीप साहब कहते हैं कई दिन मैं उसको वॉच करता रहा, फिर उन्होंने दीदार में अंधे का रोल किया। क्या बात। तो ये रिप्रोड्यूस करना होता है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो सतही आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की ताकत तो होती है, लेकिन उन्होंने कुछ लिया नहीं हुआ, देखा नहीं हुआ, उनके ख़जाना नहीं जमा किया अपने अंदर। अच्छा सर, अब देखें, ये तो सारे के सारे जो हैं एक्टर, जिनका भी आपने दिलीप कुमार साहब का भी नाम लिया, सायमा जी का भी हम बात करते हैं, और भी जितने पुराने हमारे एक्टर हैं, ये तो यूँ समझे कि पैदाइशी तौर पर एक्टर थे या खुद शौक से हो गए। अब तो अकेडमीज़ हैं, अब तो इदारे हैं, तो फिर क्या वजह है कि अब हम वैसे एक्टर पैदा नहीं कर पा रहे? एकेडमी आपको एक्टर नहीं बना सकती। सर प्रैक्टिस तो करवाते हैं। मैं बताता हूँ एकेडमी का काम क्या है, एक्सप्लोर करना है आपके अंदर क्या है, आपको कॉन्फिडेंस देना है। जो काम आप फिल्म में जाके 5-6 फिल्मों में सीखते हैं, फुटवर्क, बोलना, कहाँ आवाज़ अच्छी लगती है, देखना कहाँ अच्छा लगता हो, ये 5-6 फिल्मों के बाद एक्टर की समझ में आता है। एकेडमी आपको ये पहले से तैयार कर देती है, समझा देती है, बाकी काम आपने करना है। वहीद मुराद साहब 6 फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते हुए समझे कि मुझे इस टाइप की एक्टिंग करनी अच्छी लगती है, तो वो अरमान बनती है और अरमान में वो हिट होते हैं। मोहम्मद अली साहब 6 फिल्मों में रोल करते हुए फिर वो ड्रामा बोलते हैं खामोश रहो में, तो उनको पता चलता है कि मेरा ये स्टाइल जो है मेरे साथ अच्छा लगता है, और फिर वो सुपरस्टार बनते हैं। कम लोग होते हैं जो एक नाइट में, एक जिस्त में वो सुपरस्टार बन जाते हैं, लाइक नदीम साहब माशाल्लाह, या शान साहब। आप अगर आप देखें तो शान भी हमारी फिल्म जो बुलंदी थी उसमें आए और छा गए। और नदीम साहब की मिसाल है ऐसी। फिर मोहम्मद राना वो दीवाने तेरे प्यार के पहली फिल्म तो नहीं थी उनकी, उससे पहले उन्होंने छोटा सा रोल किया था, कुड़ियों को डाले दाना एक फिल्म थी, लेकिन उसमें उनको हल्की सी समझ आई या नहीं आई, लेकिन प्रॉपर समझ उनको उस वक्त आई जब उन्होंने दीवाने तेरे प्यार के की और वो सुपरस्टार बन गए। तो ये जो स्टार बनना है, पहली बात तो ये है कि हीरा है, अब हीरे की चमक नहीं है, चमक उस वक्त आएगी जब हीरा तराशा जाएगा, उसके कोने बनाए जाएंगे, उसमें उसकी जो खूबी है वो उजागर की जाएगी, तो फिर वो हीरा कहलाएगा, वरना वो पत्थर है। अच्छा सर, अभी तो आपने इसका तो कहा कि एकेडमीज नहीं इस तरह से सिखा पाती जब तक कि हम काम नहीं करते। ग्रूम कर सकती है, ग्रूम कर सकती हैं, नॉलेज दे सकती हैं। हाँ। अच्छा, फिर मुझे रह रहा है कि इसलिए कि आपको पता है मेरा ताल्लुक भी शोबा तालीम से है और बाय चांस उसी कॉलेज से है, ये तो मैं नाजरीन को और भी एक मज़े की और मेरे लिए जो एक फ़ख्र की बात है वो ये है कि उसी कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ जहाँ से सैयद नूर साहब ने ग्रेजुएशन अपना किया, दयाल सिंह कॉलेज से।
तो दयाल सिंह कॉलेज में भी इस वक्त जो हमारे पास बच्चे आते हैं, आप अब कुछ बच्चे ऐसे जिनको देख के लगता है कि हाँ ये अच्छा एक्टर हो सकता है, लेकिन अगर हम उनसे कहें कभी कि भाई बेटा आप इस फील्ड की तरफ जाने की सोचो, तो वो कह देते हैं घर वाले नहीं मानेंगे। तो ये जो घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर ये होता है कि अच्छा वही बच्चे फिर टिकटॉक तो बना रहे होते हैं, उनके टिकटॉक छुप छुप के वो बनाते हैं और चला भी देते हैं। तो इस तरह के कल्चर को किस तरीके से हैंडल किया जाए, या किस तरीके से पेरेंट्स को भी समझाया जाए कि अगर किसी बच्चे में कोई टैलेंट है तो उसे सामने आने दें? देखिए, ये एक लहर है एक सोसाइटी की, हमारे इस वक्त मुल्क का जो कल्चर है उसकी शॉर्टकटर। हर इंसान कहता है कि मैं एक ही छलांग में ये सब कुछ हासिल कर लूँ, तो उसकी एक शक्ल ये टिकटॉक भी है। और कुछ फ्रस्ट्रेशन है, किसी को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो वो एक टिकटॉक बना के निकाल लेता है। जबकि फिल्म एक्टर बनने के लिए मैंने देखा है कई साल लोग चक्कर लगाते हैं स्टूडियोज़ के, डायरेक्टर से मिलते हैं चांस हासिल करने के लिए, फिर जाके उनको चांस मिलता है, फिर वो चांस मिलने के बाद वो कामयाब होते हैं नहीं होते, वो सेकंड चांस, थर्ड चांस, फिर वो कहीं जाके क्लिक करते हैं। मैं आपको ये मिसाल एक ऐसी देने लगा हूँ जो बहुत कम देखने में आई है। सुल्तान रही साहब कई साल, 15 साल या 18 साल वो स्टूडियो के चक्कर ही लगाते, एक फाइटर के तौर पे काम करते। हाँ, उनके कुछ मैंने ऐसे सीन देखे हुए हैं कि उसमें वो मार कुटाई वाले सीन में थोड़ी देर वो के लिए चाहते आए थे एक्टर बनना, और एक टाइम आया कि उनको चांस मिल गया बतौर विलन, और वो सेटिस्फाइड थे कि मुझे मिल गया, मैंने यही करना है। बट वन डे एक डायरेक्टर ने उनको ऐसा रोल दिया कि वो पॉजिटिव रोल था, वो हीरो का रोल था, वो कन्वर्ट कर गए और फिर इतने बड़े हीरो बने कि कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कोई हीरो 30, 35, 40 साल में बना हो और उसने इतनी फिल्में की हों जितनी किसी ने नहीं की, उसको इतना लोगों ने चाहा हो जितना किसी को नहीं चाहा। प्रोसीजर है ना एक्टिंग का, ये ग्रेजुअली इंसान ग्रूम करता है अपने आप को। वन नाइट शॉर्टकट, वो मुंह के बल गिरते हैं सारे। अच्छा सर, अभी जो हमारी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है सिनेमा की, आपको अंदाज़ा है कि पहले तो मूवीज़ बनती नहीं हैं, लेकिन अगर बन ही जाएँ तो बैन हो जाती हैं। कुछ अच्छे मौज़ूआत पर मूवीज़ बनी भी हैं, जैसे ज़िंदगी तमाशा। तो मुझे वो मूवी जब फाइनली डायरेक्टर को यूट्यूब पे पब्लिश करनी पड़ी कि ठीक है सिनेमा में नहीं चलने देते तो आप यहाँ से देखें। बहरहाल वो टॉपिक भी अच्छा था, बड़ा सेंसिटिव सा इशू उन्होंने उठाया हुआ था और उसे देखने वालों ने पसंद भी किया। अच्छा, बड़े ना जॉयलैंड टाइप जो मूवीज़ बनी तो उनको भी बंद करने की कोशिश की गई, इन पे भी बैन लगा। हालांकि ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इन पे बात करना ज़रूरी है। जैसे मेहंदी वाले हाथ में आपने किया था, मतलब वो भी बड़ा सेंसिटिव इशू था। तो ऐसा क्या है कि किसी सेंसिटिव इशू को छेड़ा भी जाए, उस पर काम किया भी जाए, लेकिन कुछ ऐसे दरमियान का रास्ता हो कि उसको बैन भी ना हो और वो मूवी चल भी जाए? क्योंकि आप बहुत एक मंझे हुए डायरेक्टर हैं, तो कुछ ऐसे रास्ते बताएं ना हमारे डायरेक्टर्स को, नए। पहली बात तो ये है कि फिल्म इज़ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट लार्जर देन लाइफ है। जब आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं या फिल्म बनाते हैं तो वो एक फेस्टिवल फिल्म बन जाती है, एक पैरेलल सिनेमा बन जाता है। पैरेलल सिनेमा, उसको आप मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं कह सकते, इसलिए कि उसकी ऑडियंस बहुत कम है, उस टाइप की फिल्म्स देखने वाले बहुत कम हैं। और फिर अगर वो सेंसिटिव इशू जो है कहीं क्लैश कर रहा है, कहीं गवर्नमेंट के साथ, कहीं किसी मजहबी जमात के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ, किसी मज़हब के साथ, तो वो मुश्किल में आ जाती है फिल्म। सही। तो ऐसे ही सरमद साहब की फिल्म ज़िंदगी तमाशा बनी में हुआ, लेकिन वो यूट्यूब पे चल गई, उसका आ सके, लेकिन वो उन्होंने सिनेमा के लिए बनाई थी। तो लिहाजा हर मुल्क में ये है कि ये पैरेलल सिनेमा है और ये मेन स्ट्रीम सिनेमा है। पैरेलल सिनेमा रिलीज़ होता है, वो जो फेस्टिवल्स टाइप के जो लोग होते हैं जाके देखते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। लोगों को पता है कि ये इशू बेस्ड फिल्मों के लिए सिनेमा है, या ये वो फिल्म है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं है, ये कमर्शियल सिनेमा नहीं है, ये एक सीरियस सिनेमा है, पैरेलल सिनेमा। तो
तो ये कैटेगरी जब तक यहाँ नहीं बनेगी हमारे मुल्क में, तो ये इस तरह की फिल्में रोकते रहेंगे, ये लोग डूबती रहेंगी। सर इसके लिए आप चूँकि बहुत सीनियर आदमी हैं और आपके पास मेरा अपना ये समझना है, हो सकता है अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे मतलब गाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि चूँकि आपने बहुत काम किया, आपका बड़ा नाम है और आपकी सुनी भी जाती है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जब बता रहे थे तो मैं इस पर भी बड़ा फ़ख्र भी कर रही थी कि आपने मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फ़िल्म मेकिंग का निसाब शामिल करवाया, फिर आप खुद मुंसलिक भी रहे इन चीज़ों के साथ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, पैरेलल सिनेमा है, मेन स्ट्रीम सिनेमा है, इस तरह की चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना भी क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? नहीं, हम आवाज़ तो हम उठाते हैं, लेकिन हम मेकर्स को भी सोचना चाहिए। देखें सरमद खोसर जो है, ये बहुत सहीन बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट, बड़ा इस फिल्म है, टैलेंटेड है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये मुल्क ऐसी फिल्मों के लिए नहीं है। इस फिल्म में, इस मुल्क में तो अभी मेन स्ट्रीम सिनेमा स्ट्रगल कर रहा है। वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आप ऐसी फिल्म को बना के कहाँ लगाएंगे? कौन लोग हैं इसको जो देखेंगे? तो उनका जो टारगेट था इंटरनेशनल सिनेमा के तौर पर अपने आप को ले जाना, वो उसमें कामयाब है। पाकिस्तान में चले या ना चले फिल्म। अच्छा सर, हैरान कुन तौर पर जब हम अपने हमसाया मुल्क की मूवीज़ देखते हैं, ये पैरेलल सिनेमा की जो हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ तब तो बहुत देखी जाती है, पसंद भी बहुत की जाती है ऐसी मूवीज़। मुफ्त देखने को मिलेगा तो देखेंगे लोग, तो टिकट खर्च करके सिनेमा में कोई नहीं जाएगा। और इंडिया में भी पैरेलल सिनेमा किसी हद तक ख़त्म, तो लार्जर देन लाइफ सिनेमा जो है वो देखा जा रहा है, चाहे वो गोरों का है, चाहे वो इंडियंस का है, चाहे वो पाकिस्तान का है। गोरे भी क्या करें, रोबोट्स न्यूयॉर्क की सड़क पे लड़ रहे हैं, हाँ, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। भी क्या लेके आए? हाँ, स्पीलबर्ग क्या बना रहा है, जेम्स कैमरॉन का क्या बना रहा है, अवतार टाइप क्या बन रही है, बंदर, इंसानों को बंदर बना दिया, ये कर दिया। तो ये जो आप नहीं सोच सकते, हम जो नहीं सोच सकते वो सिनेमा है, यानी वो जिसे हम कहते हैं इम्कानात की शायरी हाँ, है, ये इम्कानात की बात है। हाँ, और जो हम सोच सकते हैं या वो पैरेलल सिनेमा है या वो टीवी ड्रामा है। अच्छा सर, ये जो अभी कराची की तरफ फिल्मों का रुझान ज़्यादा चला गया उस सेंटर में, और लाहौर में अब सिर्फ ड्रामों की हद तक ज़्यादा चीज़ें हैं, अब एक्टर भी उन्हें ही कास्ट किया जाता है उन मूवीज़ में जो टीवी ड्रामे के एक्टर हैं। आप क्या, मुझे तो ऐसे लगता है कि टीवी स्क्रीन का एक्टर किसी और तरह उसकी ब्रॉट अप होता है, और जो फिल्म का एक्टर होता है वो किसी और तरह की उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए या उसमें कुछ और होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? डेफिनेटली देखें, जो आप टीवी के हवाले से एक्टर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही फिल्मों को बचाया भी है किसी हद तक। जब फिल्म सिनेमा टूट गए, जब डिजिटल आ गया, कैमरे डिजिटल आ गए, हर चीज़ डिजिटल हो गई, तो वो टीवी पे काम कर रहे थे एक्टर्स भी, डायरेक्टर्स भी, राइटर्स भी, डिजिटल का उनको कुछ समहाउ नॉलेज था, तो उन्होंने वो कराची में चैनल्स के साथ मिलके वो फिल्म्स बनाई, कुछ सीरियल्स को काट के उनको फिल्म का नाम दे दिया, कुछ ऐसा कर लिया। उसमें कुछ 3-4 लोग थे, लाइक नदीम बेग, और जो फिल्म की ट्रेनिंग थी जिनकी, तो उन्होंने प्रॉपर फिल्म्स बनाई, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी चैनल्स की तरफ से या वहाँ के लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उन्होंने दिया डिजिटल पे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि जी कराची में बन रही हैं फिल्में तो यहाँ नहीं बन रही, यहाँ पे डिजिटली इतनी लोगों को नॉलेज नहीं थी, और ना यहाँ के चैनल्स थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी बनाने, फिल्म बनाने वालों को, तो वो नहीं बना। आज के दौर में फ़िल्म बनाना इतना मुश्किल है कि पहले के दौर के मुकाबले में, कि आपके पास पूरा बजट होना चाहिए फिल्म का, फिर फिल्म बनती है। और फिल्म तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ बातौर हैं, थी कि चैनल प्रोड्यूस करता था, पैसे देता था, हाइप क्रिएट करता था फिल्म की, सही, तो फिल्में रिलीज़ होती थी। तो इधर लाहौर की सूरत हाल अब क्या है? नहीं, बेहतर है लाहौर की, ऐसी कोई बात नहीं है। कम है, प्रोडक्शन कम है, ये सारी दुनिया में है, फिल्म प्रोडक्शंस कम हो गई। क्या वजह है? टिकटॉक आ गया सर नेटफ्लिक्स और ये नेटफ्लिक्स आ गया, टिकटॉक पे 1-1 मिनट की फिल्म चलती है, 50-50 सेकंड की, 30-30 सेकंड की फिल्म चलती है, लोग उस पर फेसबुक पे भी वो मुसलसल चल रही होती है, देखने को मिलता है और वो एंजॉय करते हैं। सिनेमा कॉस्टली हो गया है।
आप 1000-1200 रुपये की टिकट लेके 800-1000 क्या कोक और चिप्स लेके फिल्म देखने जाएं, अगर 8 बंदे हैं तो आपको 20,000 रुपये चाहिए। इसीलिए मासिस इन सिनेमा से दूर हो गई है। जो 50 रुपये की या 100 रुपये की टिकट में मजाजन देखते थे, 35 रुपये से चूड़ियाँ देखते थे। 40 करोड़ का बिजनेस 35 रुपये के साथ हुआ था, 35 रुपये की टिकट से। सही। तो अब मासिस का ये सिनेमा नहीं है, आज का सिनेमा क्लास का है, एलीट का है और पैसे वालों का है जो गाड़ियों पे आते हैं। इसीलिए आप ये देखेंगे शोज़ बांटे होते हैं। इसीलिए अब मजाजन का कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा? 5 साल चलेगी कोई फिल्म? सर मजाजन तो अभी भी मेरे तो दिमाग में अभी भी चलती है। मैं आपसे भी डिस्कस भी कर रही थी। फिल्म चल रही है और 5 साल के बाद फिर वो वीडियो पे चल रहा है, उसका यूट्यूब पे चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो मासिस है, जो गरीब है, जो दुकानदार है, जो ड्राइवर है, जो छोटी जॉब्स करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो फिल्म नामुमकिन होगी ये देखना। तो सर जब देखने वाले कम हो गए हैं तो फिल्म बनाने वाले को तो नुकसान बहुत होता है। इसीलिए जब देखने वाले कम हो गए हैं तो फिल्म बनना भी तो कम हो गई है। फिल्म मेकर्स बेचारे तो गए। हाँ, गया नहीं हुआ। ये देखो यहाँ बैठा हूँ अकेला। बिल्कुल परफेक्ट आपका अंदाज था कि बैठा हुआ यहाँ अकेला, वाकई ऐसा है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ऐसी इक़दामात, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो फिल्म की तरफ वापस लेके आए आवाम को, कुछ मौज़ूआत ऐसे। अब फिल्म नहीं आ सकती, अब कोई और शक्ल आएगी, और शक्ल में मज़ीद आगे जाएंगे चीज़ें। अगर आप उस दौर में जाना चाहते हैं, चूड़ियाँ के दौर में, नहीं होगा। वो वक्त गुजर गया। दिलीप कुमार का वक्त गुजर गया, सुल्तान राय का वक्त गुजर गया, सुधीर साहब का वक्त गुजर गया, संतोष साहब का, दर्पण साहब का वक्त गुजर गया, हबीब साहब का, एजाज साहब का वक्त गुजर गया, नदीम साहब का, वहीद मुराद साहब का वक्त गुजर गया। शान और मोहम्मद राना इस वक्त में है, ये भी गुजर जाएगा। और लोग आ जाएंगे, अपनी सोच लेके आएंगे, अपना अंदाज लेके आएंगे, अपनी टेक्निक लेके आएंगे। कैमरा चेंज हो जाएगा, जैसे कि दुनिया में हो गया है, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यही लकीर पीटते रहे कि वैसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं, वैसा क्यों चाहते हैं हम, वैसा हो ही नहीं सकता। यानी बदलते हुए तकाज़ों को समझ के इसके साथ चलें। हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे। सर आप अब ये मतलब यूँ समझो कि अब अपनी अपनी बातें हैं कि अब अगर बदल चुका है ज़माना, तो सैयद नूर कब कोई ड्रामा सीरियल बना रहे हैं या फिर कब किसी सीज़न के बनाने की तरफ आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो अभी मेरी प्यास फिल्म बनाने से नहीं बुझी। बहुत प्यास है फिल्म बनाना मेरे लिए। जब मैं देखूंगा कि अब मैं दिल भर गया है फिल्म से, तो फिर सोचेंगे टीवी के लिए। अभी मैं क्यों अपनी फिल्म, जो मेरा पैशन है, मैं उसको क्यों छोड़ूं? पैसा कमाने के लिए मैं टीवी पे जाऊं, क्यों? कोई बात नहीं, मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, मैं फिल्म्स बना रहा हूँ, फिल्म के साथ लिव कर रहा हूँ, फिल्म मेरे साथ लिव कर रही है। मैं यहाँ, मेरे ये ऑफिस है, मैं अकेले बैठ के यहाँ फिल्म से बातें करता हूँ, फिल्म मुझसे बातें करती है। मैंने ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है, मैं इसको देखता रहता हूँ। मैं अपने फ्लैशबैक में चला जाता हूँ कि कमांडो मेरी इस प्रोजेक्टर पे सिनेमा में चली थी। क्या बात है। तो मैं अपनी दुनिया में आबाद हूँ। मेरे अब बच्चे जो हैं वो आगे काम कर रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ पा रहे, मैं उनको नहीं समझ पा रहा। तो मैं क्यों तकलीफ़ करूं उनको समझने की, वो क्यों तकलीफ़ करें मुझे समझने की? वो अपने रास्ते में आगे बढ़ें। हो सकता है मैं उनके पीछे, उनके फुटस्टेप पे चलते हुए मैं उन जैसा बन जाऊं, उनसे कुछ सीख लूं। मैं क्यों अपने आप को उनसे सुपीरियर समझूं अपने आप को कि इनको कुछ नहीं आता, मुझे आता नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे अब सीखना चाहे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि एकेडमी में तो लोग नहीं आते ना यहाँ, लेकिन अगर कोई आपसे सीखना चाहे, किसी को फिल्म मेकिंग का शौक़ हो, तो वो आपके पास कैसे आए, आपसे कैसे रब्ता करें? जितना मर्ज़ी चेंज हो जाए टेक्निक, जितना मर्ज़ी डिजिटल से आगे कोई फॉर्मेट आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन फिल्म बनाने की, शॉट बनाने की और फिल्म मेकिंग की टेक्निक वही है जो चार्ली चैपलिन ने शॉट लिए हैं, ये है कि आप कोई टेम्पो अच्छे कर लेंगे, शॉट कोई अच्छा खूबसूरत बना लेंगे, लेकिन शॉट वही है।
मेकिंग का स्टाइल वही है, टेक्निक वही है, हर चीज़ वही है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो नेगेटिव पे है, चाहे वो किसी पे भी, चाहे वो मोबाइल पे आप बना रहे हैं, शॉट्स आपने वही लेने हैं, मेकिंग का स्टाइल आपको वही होना है। बाकी यहाँ है फिल्म, काम यहाँ है कि कैसे आप चेंज कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन से, अपने इमेजिनेशन को आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे अपना इमेजिनेशन लोगों को दिखा के उनको मुतासिर कर रहे हैं, ये आपका काम है। लेकिन टेक्निक वही है, टेक्निक एक ही है। तो लिहाजा आप मुझसे कुछ सीखने आएगा तो बेसिक मैं उसको बता दूंगा, बाकी उसने अपना काम करना है कि उसके अंदर कितना पैशन है, कितना उसके अंदर ख़जाना है सोच का, देखा हुआ है, रिप्रोड्यूस करने का। देखिए कैसे सर, करेगा? आप सिर्फ डायरेक्टर ही तो नहीं रहे ना, आप माशाल्लाह से राइटर भी रहे, आपने मूवीज़ लिखी भी हैं। तो अब तो कंटेंट राइटर का और स्क्रिप्ट राइटर्स का एक तूफ़ान है, मतलब एक हल्ला है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठे काम कर रहे हैं, कोई घरों में घोस्ट राइटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं ना, असल में वो लोग हैं। हमने एक वक्त में 10-10, 15-15 फिल्में लिखी, 15-15 डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ये जो एक कॉम्बिनेशन है डायरेक्टर राइटर का, एक टीम वर्क है। मैंने किसी डायरेक्टर के लिए एक फ़िल्म लिखी तो उसने अगर 15 फिल्में बनाई हैं तो सारी मैंने लिखी हैं। ये एक टीम थी, एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस लेवल था जो मजबूत किए हुए था हम दोनों को। तो लिहाजा घर बैठ के काम करना बहुत आसान है, किसी के घर जाके मुतासिर करना मुश्किल है। अच्छा सर, अब चूँकि मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ जानना होता है। मेरे अंदर का उस्ताद ना हमेशा ये जानने के शौक़ में रहता है कि मैं क्या सीख सकती हूँ और मैं अपने बच्चों तक क्या ले जा सकती हूँ। बच्चों को शौक़ तो है, अब मैं देखती हूँ मेरे आसपास, मेरा अपना ख़ानदान में कुछ बच्चे हैं, लेकिन एक पहले ही वो एक बात जुमला कहीं ना हिम्मत तोड़ लेते हैं अपनी कि नहीं नहीं, हम कहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ तक, हम नहीं जा सकते वहाँ तक, नहीं आप रहने दें, हम नहीं वहाँ तक जा सकते। तो ये जो हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते, ये जो एक उनके अंदर जमूद है, ये एक सोच है, इसको बदला कैसे जा सकता है? देखिए, वो खुद बदलेंगे। जिसके अंदर ये पैशन है ना, वो बदल देगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे भूखा रह के करना है, मुझे पैदल चल के करना है। अगर वो ये सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, वो इसलिए सोचता है कि वो आसूदगी में है, उसको हर चीज़ मुयस्सर है, जोन से बाहर नहीं आना चाहता। अपने आप को मिटा दें। कुछ बनने के लिए आप जो हैं, जब तक आप वो उसको मिटाएंगे नहीं तो कुछ और क्या बनेंगे, कैसे कुछ और बनेंगे? अपने आप को बदलने के लिए आपको खुद पहले मिटना है, फिर वो बनना है जो आप बनना चाहते हैं। अच्छा सर, एक अब वाइंड अप की तरफ हम जाएंगे। आखिरी बात में आपसे, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे सवाल जहन में आते जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक टाइम स्पैन है जिसमें हमने बात को समेटना भी है, आपसे सीखना भी है, आपसे सवाल भी बहुत मैंने पूछे। अभी जो आखिरी बात मेरे जहन में आई कि आपको क्या लगता है कि आपके बाद पाकिस्तानी सिनेमा में दूसरा सैयद नूर कौन हो सकता है? दूसरा सैयद नूर नहीं हो सकता, सैयद नूर से अच्छा हो सकता है। कौन हो सकता है? जिसके अंदर पैशन होगा। है नहीं, बिलाल लिशारी है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, नदीम बेग बहुत अच्छा डायरेक्टर है, हिट फिल्म्स बनाई हैं उन्होंने। जैसे ये मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि कोई ख़ुद एक मकाम पर एक आदमी हो, एक इंसान हो, और वो अपने से जूनियर्स को, अपने से बाद में आने वालों को ये कहे कि वो उनसे बेहतर हैं। अच्छा, ये वाली जो एक पॉजिटिविटी है, ये भी तो अब मफकूद है, बहुत कम है लोगों में। ये भी कैसे आती है? हमें सिखाएं, क्योंकि हम भी बड़े हो रहे हैं, अब हमारे बाद जूनियर्स हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो ये भी थोड़ा सा कोई टिप बताएं, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स वाली यूँ समझें कि मैं आपसे कोई टिप लेना चाह रही हूँ कि मैं कैसे इस तरह हो सकती हूँ। नहीं, देखें, आपने आपको एनालिसिस अपना खुद करें, आप क्या कर रहे हैं आप, और कहाँ खड़े हैं, और क्या आपने किया है। अब इतने अवार्ड्स लेने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब इससे आगे मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
इससे आगे कौन करेगा जो मुझसे आगे होगा। मसलन जैसे बिलाल हैं या नदीम हैं और बहुत से डायरेक्टर हैं, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं आ रहा, वो लेके आगे बढ़ रहे हैं फिल्म को। और आप पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल। पाकिस्तान सिनेमा आगे Of course, जाएगा। of course। अच्छा, इस हवाले से गवर्नमेंट को किसी किस्म के इकदाम करने चाहिए। पहले गवर्नमेंट बन तो जाए। हाँ, ये भी हमारे मुल्क का तो ये भी मसला है, हर वक्त गवर्नमेंट हमें हमारी जो है समझ ना, ही नहीं आती। एक आते हैं वो पॉलिसी बनाता है, तसल्ली देता है, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ा काम किया इस सिलसिले में, पॉलिसी बनाई, सब कुछ किया, इम्प्लीमेंट कराने की किसी हद तक कोशिश की, गवर्नमेंट चली गई, वो भी चली गई, सब कुछ चला गया, हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये कुछ बन जाए, कोई अथेंटिक गवर्नमेंट आ जाए, कोई निकाले 8-10 साल, तो उसमें शायद हम भी डेवलप हो जाए, हमारी इंडस्ट्री भी डेवलप। अच्छा सर, ये कोई मूवी जो है वो पास करवाने के लिए ये जो पाकिस्तानी बोर्ड होता है, पैमरा कहते हैं उसे, नहीं, सेंसर बोर्ड। हाँ, सेंसर बोर्ड। अच्छा, वहाँ से पास करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है क्या? नहीं, या हो ऐसी जाता है? ऐसी कोई बात नहीं, कोई रिश्वत हो नहीं जाता होती। फिल्म देखें, अगर कोई रुकी है फिल्म तो कुछ इश्यूज होंगे उसके। आज तक कोई फिल्म बैन नहीं हुई पाकिस्तान में। ये अभी 1-2 फिल्में आई हैं जिनको रिलीज़ की इजाज़त नहीं मिली, वरना इससे पहले कभी कोई फिल्म बैन नहीं हुई, सब चल जाती। सब चल जाती है। और इन फिल्मों के लिए कोई मसाइल हैं, वो मसाइल हल हो जाए तो ये भी चल जाएंगे। ये भी चल जाएंगे। अच्छा, वैसे ये भी मेरे लिए एक नई खबर है, क्योंकि हमने तो अपनी एक छोटी सी फ़ाइल चलवाने के लिए, अपनी तनख्वाह जारी करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। यानी पाकिस्तान में कोई महकमा ऐसा है जो बगैर रिश्वत के भी काम कर रहा है। बहरहाल, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपसे बातें करके, आपसे जान के, आपसे सीख के बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी बातें अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी इंतज़ामिया से कि एक बार फिर आपसे मुलाकात रखें। इंतज़ामिया को छोड़ो, हम खुद ही तय कर लेते हैं। जी सर, इंशाल्लाह। हम करें। तो बहुत अच्छा लगा, मैं आपके अवार्ड्स देख के माशाल्लाह से, फिर आपसे अभी जो आपका मैंने स्टूडियो भी देखा, फिर आपका जानवरों के साथ जो लगाव है वो देख के भी खुशी हुई। मतलब ऐसा लगा कि वो जो एक शख्स मैं टीवी और सिनेमा की स्क्रीन पे कभी मैंने देखा और मैंने सोचा कि ये कोई ख्वाब ही होता होगा, इन लोगों से कौन मिलता होगा। बहरहाल आज ये ख्वाब भी पूरा हुआ, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। और मैं ये अपनी पर्सनल उस पर कैपेसिटी पे मैं ये भी चाहूँगी कि दयाल सिंह कॉलेज का आप विज़िट करें, आप अपने कॉलेज में आएँ, अपने इदारे को आके देखें कि अब वो किस तरह से चल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की। नाजरीन, मैंने तो बहुत इंजॉय किया आज का इंटरव्यू, इनसे मिलके, इनसे बातें करके, बहुत सारे सवाल मैंने किए और आपने भी सुने, आपने भी सीखा यकीनन। और ऐसे सवाल भी जो करते हुए लोग शायद डरते होंगे या एहतरामन कहीं खामोश हो जाते होंगे, इन्होंने मुझे इतनी इजाज़त भी दी कि मैं खुल के इनसे हर तरह की बात कर सकती हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं तो आज के प्रोग्राम के नशे में रात तक हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।